भारत में चल रहे राजनीतिक नाटक की एक सम्मोहक खोज में आपका स्वागत है, जो एक प्रमुख संसद सदस्य महुआ मोइत्रा पर केंद्रित है। अपने बैंकिंग करियर से लेकर 2019 के चुनावों में शानदार जीत तक, सुश्री मोइत्रा की यात्रा ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जो रिश्वतखोरी के आरोपों और प्रभावशाली अदानी समूह से जुड़े एक जटिल विवाद से चिन्हित है। इस YouTube वीडियो में हम सुश्री मोइत्रा के राजनीतिक विकास, उनके खिलाफ आरोपों और अदानी विवाद के व्यापक प्रभावों के जटिल विवरण पर प्रकाश डालते हैं। जैसे ही हम इस उभरती कहानी के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, विभिन्न राजनीतिक हलकों से बारीकियों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, हमारे साथ जुड़ें। ये गाथा न केवल सुश्री मोइत्रा के राजनीतिक प्रक्षेप पथ बल्कि भारत में व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को कैसे नया आकार दे सकती है, इसकी व्यापक खोज के लिए हमारे साथ बने रहें। 2010 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल होने से पहले सुश्री मोइत्रा का एक बैंकर के रूप में पहले से ही एक सफल करियर था। हालांकि उन्होंने राजनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव किया, जहां उन्होंने अपनी ऊर्जा राज्य स्तर पर केंद्रित करने, जमीनी स्तर के मतदाताओं से जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करने का निर्णय लिया। इस रणनीति ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर मजबूत संबंध बनाने और उन मुद्दों की गहरी समझ विकसित करने की अनुमति दी, जो उन लोगों को प्रभावित करते थे जिनका वो प्रतिनिधित्व करती थी। 2019 के संसदीय चुनाव में सुश्री मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का साहसिक कदम उठाया। इस निर्णय ने उन्हें उन मतदाताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जो व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन स्थितियों का एक आवश्यक उपाय है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सुश्री मोइत्रा के समर्पण और अथक प्रयासों का फल मिला, क्योंकि वो 60,000 वोटों के साथ बहुमत हासिल करके चुनाव में विजयी हुई। अपनी प्रभावशाली उपलब्धि के बावजूद, ये सुश्री मोइत्रा का संसद में पहला भाषण था जिसने वास्तव में देश का ध्यान खींचा। इस ओजस्वी और भावपूर्ण संबोधन में उन्होंने साहसपूर्वक तर्क दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में भारत फासीवाद के संकेतों का अनुभव कर रहा है। भाषण ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जिससे जनता की ओर से व्यापक प्रतिक्रियाएं आईं। सुश्री मोइत्रा के समर्थकों ने बढ़ते खतरे के बारे में बोलने में उनकी ईमानदारी, साहस और स्पष्टवादिता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के संभावित क्षरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सत्तावादी शासन के खतरों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए उनकी सराहना की। कई लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया और यथास्थिति को चुनौती देने की उनकी इच्छा को मान्य महसूस किया। हालांकि सभी ने उनके भाषण को एक ही नजरिए से नहीं देखा। आलोचकों ने उन पर भय फैलाने और जनता में अनावश्यक दहशत फैलाने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने उनके दावों को अतिरंजित और राजनीति से प्रेरित करार दिया, ये तर्क देते हुए कि इस तरह की मजबूत और उत्तेजक भाषा ने पहले से ही ध्रुवीकृत समाज में विभाजन को गहरा करने का काम किया। इन आलोचकों का मानना था कि उनके भाषण में बारीकियों की कमी थी और वे सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार करने में विफल रहे। कुल मिलाकर, सुश्री मोइत्रा की बैंकिंग से राजनीति तक की यात्रा दिलचस्प रही है। जमीनी स्तर की राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अपने मतदाताओं से जुड़ने की उनकी क्षमता उनकी सफलता में महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। जबकि उनका पहला संसदीय भाषण प्रशंसा और प्रतिक्रिया दोनों लेकर आया, इसने निस्संदेह भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया। ये देखना बाकी है कि उनका करियर कैसे आगे बढ़ेगा और उनके विचार आने वाले वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार देंगे। 2019 में संसद के लिए अपने चुनाव के बाद से महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के रैंकों में प्रमुखता से उभरी हैं और पार्टी के एक दृश्यमान और प्रभावशाली सदस्य के रूप में ध्यान आकर्षित कर रही है। दुर्जय ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पहले से ही एक मजबूत महिला उपस्थिति का दावा करती है। बनर्जी खुद एक शक्तिशाली नेता के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में टीएमसी एक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है जिसका लक्ष्य अगले साल होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देना है। 2021 में सुश्री बनर्जी ने आंतरिक पार्टी संघर्ष में शामिल होने के लिए सुश्री मोइत्रा को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, तनाव और अंदरूनी कलह पर प्रकाश डाला जो कभी कभी टीएमसी को परेशान करती है। इस डांट ने बनर्जी की दृढ़ नेतृत्व शैली और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य के सामने पार्टी की एकता की उनकी इच्छा दोनों को प्रदर्शित किया। नतीजतन, राजनीतिक पर्यवेक्षक मोइत्रा को लेकर चल रहे विवाद पर बनर्जी की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वे ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि टीएमसी नेता इस स्थिति से कैसे निपटेंगे और पार्टी की एकजुटता बनाए रखेंगे।
वर्तमान संघर्ष पर बनर्जी की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण महत्व रखती है, क्योंकि उन्हें टीएमसी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति और भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली आवाज के रूप में दर्जा दिया गया है। मोइत्रा से जुड़े विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया निस्संदेह पार्टी की आंतरिक गतिशीलता और विपक्षी गठबंधन के भीतर इसकी व्यापक स्थिति पर प्रभाव डालेगी। एक प्रखर वक्ता और करिश्माई नेता के रूप में बनर्जी के कार्यों और बयानों में पार्टी अनुशासन और एकजुटता के मामलों पर टीएमसी के रुख के बारे में सार्वजनिक धारणा को आकार देने की क्षमता है। साथ ही आगामी चुनावों में पार्टी की संभावनाओं पर भी संभावित प्रभाव पड़ सकता है। सभी की निगाहें उन पर होने के कारण बनर्जी को प्रतिस्पर्धी और उच्च जोखिम वाले राजनीतिक माहौल की मांगों के साथ आंतरिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए टीएमसी के भीतर इस उथल-पुथल भरे दौर से सावधानीपूर्वक निपटना होगा। वो इस नाजुक स्थिति का प्रबंधन कैसे करती हैं, इससे न केवल उनकी नेतृत्व क्षमताओं का परीक्षण होगा, बल्कि टीएमसी के भविष्य के प्रक्षेप पथ और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश करने की उसकी क्षमता पर भी असर पड़ेगा। एक प्रमुख भारतीय संसद सदस्य, सांसद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, के कड़े विरोध के लिए जाने जाते हैं, खुद को संसद के भीतर कदाचार के आरोपों के विवाद में फंस गए हैं। भाजपा विधायक निशिकांत दुबे ने विपक्षी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, का प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में विशिष्ट प्रश्न पूछने के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगकर संदिग्ध व्यवहार में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये सुझाव दिया गया है कि सुश्री मोइत्रा ने इन पूछताछों को अदानी समूह की ओर निर्देशित किया, जो एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अदानी के स्वामित्व वाला एक शक्तिशाली व्यापारिक समूह है। श्री दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों का अर्थ है कि सुश्री मोइत्रा ने अपने कार्यों के बदले में एक व्यवसाय से भव्य उपहार और नकदी स्वीकार की। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुश्री मोइत्रा ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और मुखर रूप से मामले में किसी भी जांच का सामना करने की इच्छा व्यक्त की है। आरोपों के जवाब में संसदीय आचार समिति ने गुरुवार को सुनवाई शुरू की। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही समिति को सुश्री मोइत्रा में गलती मिल जाए, लेकिन उसके पास कोई सजा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कार्यकारी शक्तियों से रहित है। ऐसे में समिति की सिफारिश को आगे विचार के लिए पूरे सदन के सामने रखना होगा। अंततः ये संसद सदस्यों पर निर्भर है कि वे समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। सुश्री मोइत्रा के संभावित परिणाम अनिश्चित बने हुए हैं। अगर उन्हें संसद से निष्कासन का सामना करना पड़ा, तो उन्हें इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि यह प्रक्रिया कानूनी जांच के अधीन है और कोई भी अंतिम फैसला जल्दी या आसानी से नहीं आ सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक गतिशीलता और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिल परस्पर क्रिया शामिल होती है। नतीजतन, इस विशेष स्थिति के नतीजे पर निस्संदेह राजनीतिक पर्यवेक्षकों और नागरिकों द्वारा समान रूप से नजर रखी जाएगी, क्योंकि इसका सांसदों की विश्वसनीयता और अखंडता और बड़े लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। जनवरी में अदानी समूह की वित्तीय गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि वे गहन जांच के दायरे में आ गए। ये तब हुआ जब शॉर्ट सेलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रसिद्ध अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें समूह पर कई दशकों से स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी जैसी विभिन्न संदिग्ध प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अदानी समूह के खिलाफ आरोपों को निर्लज प्रकृति का बताया गया। जैसा कि अपेक्षित था, अदानी समूह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का तुरंत खंडन किया और रिपोर्ट को उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। उन्होंने आरोपों की कड़ी निंदा की और उन्हें आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन किया है। इसके बाद सुश्री मोइत्रा और कई विपक्षी सांसदों सहित कई व्यक्तियों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार से अदानी समूह से जुड़े आरोपों की गहन जांच शुरू करने का आह्वान किया। इससे सार्वजनिक रुचि बढ़ी और स्थिति का महत्व और बढ़ गया। मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए भारत के बाजार निगरानीकर्ता, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, ने तुरंत समूह के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की। अब वे ये स्थापित करने के लिए रिपोर्ट में किए गए दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं कि क्या कोई गलत काम हुआ है। सेबी की जांच के नतीजे निस्संदेह दूरगामी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि यह अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर प्रकाश डालेगा। 15 अक्टूबर को एक दिलचस्प विकास सामने आया जब श्री दुबे, एक संबंधित व्यक्ति, ने संसद के निचले सदन के स्पीकर को एक पत्र लिखा। इस पत्राचार का उद्देश्य जय अनंत देहद्राय नामक एक वकील से प्राप्त जानकारी के आधार पर बहुत महत्व के मामले पर ध्यान देना था।
दिलचस्प बात यह है कि श्री दुबे ने आरोप लगाया कि श्री देहद्राय, जिन्हें सुश्री मोइत्रा ने जिल्टेड एक्स के रूप में वर्णित किया है, ने साझा किया था कि वह रिश्वत के अपरिवर्तनीय सबूत मानते थे उसके और व्यापारी दर्शन हिरनंदनी के बीच। श्री दुबे के अनुसार इस कथित आदान प्रदान के पीछे का उद्देश्य रणनीतिक रूप से न केवल सम्मानित अदानी समूह को लक्षित करना था, बल्कि श्री मोदी के चरित्र पर आकांक्षाएं डालना भी था। भारत के प्रधानमंत्री। ये ध्यान देने योग्य है कि श्री अदानी लंबे समय से श्री मोदी के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, विपक्षी राजनेताओं द्वारा आरोपों को जन्म देते हुए, जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक संबंधों के कारण अनुचित लाभ का आनंद लिया है। इन आरोपों का श्री अदानी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों ने लगातार खंडन किया है, जिसमें किसी भी अनुचित आचरण या प्रभाव के दुरुपयोग से इनकार किया गया है। ये स्थिति महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि यह न केवल राजनेताओं और व्यापारियों के बीच की गतिशीलता को दर्शाती है, बल्कि राजनीतिक कार्यों की पारदर्शिता और निष्पक्षता से संबंधित प्रश्न भी उठाती है। श्री दुबे द्वारा लगाए गए दावों ने कथित सबूतों की सत्यता का निर्धारण करने और किसी भी संभावित कदाचार पर प्रकाश डालने के लिए पूरी तरह से जांच की, जो कि स्थानांतरित हो सकता है। जैसा कि पत्र संसद के निचले सदन के स्पीकर के लिए अपना रास्ता बनाता है, ये देखा जाना बाकी है कि इस विशेष मामले को कैसे संभाला जाएगा और क्या प्रभाव, यदि कोई हो, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ साथ देश में व्यापक राजनीतिक माहौल भी होगा। घटनाओं के हालिया मोड़ में संसद के निचले सदन में श्री दुबे और सुश्री मोइत्रा के बीच विवाद पैदा हो गया है। श्री दुबे ने आरोप लगाया कि संसद के सदस्य सुश्री मोइत्रा द्वारा पूछे गए सवालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदानी समूह पर बहुत अधिक केंद्रित है। इसके अलावा वह उसे श्री हीरानंदानी से 20 मिलियन रुपये, $2,40,542, $1,97,700 की पर्याप्त रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लगाता है, जो कि अदानी समूह से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति है। सुश्री मोइत्रा ने इन आरोपों का खंडन किया और दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री दुबे, श्री देहद्राय और विभिन्न समाचार संगठनों के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की। ये ध्यान देने योग्य है कि हिरनंदनी समूह जब एक टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया, तो असमान रूप से किसी भी गलत काम से इनकार किया गया। स्थिति में जटिलता को जोड़ते हुए 20 अक्टूबर को ये बताया गया कि श्री हीरानंदानी ने संसद की आचार समिति को शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने अपने पिछले रुख को संशोधित किया और दावा किया कि सुश्री मोइत्रा ने जानबूझकर श्री अदानी और उनके उद्यमों को प्रसिद्धि पाने के इरादे से निशाना बनाया था। इन विकासों के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें रिश्वत, लक्षित पूछताछ और संभावित मानहानि के आरोप शामिल हैं। परिणाम एक अत्यधिक चार्ज और विवादास्पद विवाद है जिसने जनता का ध्यान आकर्षित किया है। ये देखा जाना बाकी है कि कानूनी कार्यवाही कैसे सामने आएगी और इस मामले में शामिल व्यक्तियों के साथ साथ व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर क्या परिणाम हो सकते हैं। सुश्री मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अलावा ये दावा किया गया था कि उन्होंने प्रश्न में व्यक्ति के साथ अपनी संसदीय लॉगिन साझा की थी, आवश्यक होने पर उसे अपनी ओर से प्रश्न प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। कथित हलफनामे के प्रकाश में आने के तुरंत बाद समाचार एजेंसियों ने तेजी से इसकी सामग्री पर रिपोर्ट की। हालांकि सुश्री मोइत्रा ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह था। अपनी प्रतिक्रिया में सुश्री मोइत्रा ने हलफनामे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उसने बताया कि यह सादे सफेद कागज पर लिखा गया था, जिसमें किसी भी आधिकारिक लेटरहेड या नोटरीकरण की कमी थी। इसने इसकी वैधता के बारे में संदेह जताया और इस सवाल को भीख मांगी कि दर्शन हिरानंदानी जैसे सम्मानित और शिक्षित व्यवसायी इस तरह के गैर आधिकारिक कागज पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर क्यों करेंगे। सुश्री मोइत्रा ने एक काल्पनिक परिदृश्य भी प्रस्तुत किया, जहां उन्हें बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया हो सकता है। इसके अलावा सुश्री मोइत्रा ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि दर्शन हिरनंदनी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा नहीं बुलाया गया था, जो भारत की शीर्ष जांच एजेंसी है, न ही आचार समिति या किसी अन्य प्रासंगिक जांच निकाय द्वारा। इससे संदेह पैदा हुआ कि वास्तव में हिरानंदानी ने ये कथित हलफनामा किसके लिए दिया था। सुश्री मोइत्रा की इन टिप्पणियों ने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर दूर चिप करने का काम किया और उन लोगों की मंशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जो उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे। श्री दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में अदानी समूह के एक प्रवक्ता ने यह दावा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि मी. देहद्राय की शिकायत 2018 में वापस डेटिंग अदानी समूह और उसके अध्यक्ष गौतम अदानी की प्रतिष्ठा और हितों को धूमिल करने के लिए एक लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे का सबूत है।
अदानी समूह का ये प्रतिवाद आगे के प्रश्न उठाता है और स्थिति में जटिलता जोड़ता है। इस बीच पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। टीएमसी के कानूनविद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व इस मामले के बारे में किसी भी तरह का निर्णायक निर्णय लेने से पहले नैतिकता पैनल से रिपोर्ट का इंतजार करेगा। टीएमसी द्वारा ये सतर्क दृष्टिकोण सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और एक सूचित निर्णय लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। सुश्री मोइत्रा के आसपास के विवाद ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनके सम्मानित पद के कारण राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाताओं के साथ सफलतापूर्वक प्रतिध्वनित किया है। सुश्री मोइत्रा के समर्थकों का तर्क है कि यह पूरा विवाद मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गणना की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है, विशेष रूप से 2024 में आगामी आम चुनावों के साथ। ये परिप्रेक्ष्य आरोपों के पीछे की राजनीतिक प्रेरणा को उजागर करता है। दूसरी तरफ संघीय मंत्री अश्विनी वैष्णव असहमत हैं। उन्होंने कहा कि सुश्री मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को अत्यंत गंभीरता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे महत्वपूर्ण वजन उठाते हैं। ये कथन स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है, चल रही जांच में तात्कालिकता और महत्व की भावना को जोड़ता है। कुल मिलाकर इस विवाद में शामिल विभिन्न दलों के विभिन्न बयानों और प्रतिक्रियाओं ने साजिश का एक जटिल वेब डाला। जैसा कि जांच सामने आती है, ये देखा जाना बाकी है कि आरोपों की पुष्टि कैसे की जाएगी और परिणामस्वरूप राजनीतिक परिदृश्य किस दिशा में स्थानांतरित होगा। इस मामले के परिणाम निस्संदेह दूरगामी प्रभाव होंगे, न केवल सुश्री मोइत्रा के राजनीतिक करियर के लिए, बल्कि पश्चिम बंगाल और बड़े पैमाने पर देश में बड़े राजनीतिक गतिशीलता के लिए भी। निष्कर्षतः महुआ मोइत्रा से जुड़ी गाथा ने भारतीय राजनीति की जटिल गतिशीलता की एक झलक पेश की है। बैंकिंग में अपनी जड़ों से लेकर संसदीय सफलता की ऊंचाइयों तक सुश्री मोइत्रा की यात्रा किसी दिलचस्प से कम नहीं रही है। रिश्वतखोरी के आरोपों और अदानी समूह की संलिप्तता ने जटिलता की परतें जोड़ दी हैं, जिससे पूरे देश में बहस और चर्चा छिड़ गई है। जैसा कि हम विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, ये स्पष्ट है कि यह विवाद केवल एक व्यक्तिगत या राजनीतिक मामला नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में चल रहे बड़े मुद्दों का प्रतिबिंब है। इस कथा के उतार चढ़ाव ने राजनेताओं के सामने आने वाली चुनौतियों, प्रभावशाली समूहों की जांच और पारदर्शिता और राजनीतिक चालबाजी के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित किया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, निस्संदेह इस प्रकरण का असर सत्ता के गलियारों में गूंजेगा। नतीजे न केवल महुआ मोइत्रा के राजनीतिक भविष्य को आकार देंगे, बल्कि जवाबदेही, नैतिकता और व्यापार और राजनीति के बीच परस्पर क्रिया पर व्यापक चर्चा में भी योगदान देंगे। हम आपको इस उभरती कहानी का अनुसरण जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव इसमें शामिल व्यक्तियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो भारतीय राजनीति के मूल ताने बाने को प्रभावित करता है। वैश्विक मामलों के गतिशील परिदृश्य पर अधिक जानकारीपूर्ण अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में राजनीति की जटिल यात्रा के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।